बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का सरगना तस्लीम कर लिया है, मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर दिया है। अगर इन्हीं खतूत पे इस्तगासा ने अपने मुकदमा लड़े ट्रायल कोर्ट्स में, तो इमरान खान को सजा होती हुई नजर आ रही है इन तमाम मुकदमात में। ये क्या मामला है, क्या जजमेंट है? एक बड़ी जजमेंट जो है ये सामने आई है। और दूसरा एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जा रही है आजकल के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला है। और कह ये रहे हैं प्रोपेगेंडा करने वाले कि जो हमारे वज़रा हैं, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ, और जो हमारे मशीर हैं हुकूमत के राना सनाउल्लाह साहब का भी हवाला दिया जा रहा है इस हवाले से कि जनाब वो राय आमा हमवार कर रहे हैं कि जनाब अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो लोग ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार हों। ये असल मामला है क्या? पाकिस्तान क्या हल चाहता है? और अब तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद कर दी है। क्या पाकिस्तान दुनिया से अनोखा मुल्क है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और मौजू, हाँ अगर टाइम मिला तो दो और मौजू। एक तो ये कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली, इन्होंने 26 अरकान जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या तहरीक इंसाफ के, उनकी नाअहली का रेफरेंस भेज दिए। और फिर सैयद मंसूर अली शहजाद साहब ने एक और ख़त लिख दिया है जुडिशल कमीशन को। अगर टाइम मिला तो इन पे भी, इनकी कानूनी जो हैसियत है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जनाब खबरें चल रही थी कुछ टीवी चैनल्स पे कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना जनाब, ये कह रहे हैं मसालत, सियासी मसालत की मुल्क में बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब सियासी मुकालमे के हक में नवाज शरीफ साहब, और अगर जो कौमी मसालत के लिए, कौमी कह लें यकजहती के लिए, और उन्हें जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात करना पड़ी तो वो इसके लिए भी तैयार है। क्या खबर है? अच्छा, मैंने इसका पता किया। जो उनके खानदानी ज़राए हैं ना, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये खबर आई कैसे? खबर जनाब जो एक ना मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है उसके हवाले से है। कौन है वो रहनुमा? वो सामने आके बात क्यों नहीं की? सहाफ़ियों के साथ बात क्यों की? खबर देने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके साथ। तो अब पता ये चला है कि जो मैंने खानदानी ज़राए की बात की है, तो वो कहते हैं कि जनाब इस बात का तो नवाज शरीफ को भी नहीं पता कि उसने अडयाला में जाके इमरान खान से मुलाकात करनी है। तो ये वो इमरान खान से मुलाकात क्यों करेंगे? इमरान खान कोई नवाज शरीफ की वजह से जेल में है? इमरान खान तो जनाब उनको सजाएं हुई हैं। 9 मई वाला मुकदमा है। और 9 मई वाले मुकदमे के बारे में ये बता दूं कि जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर ये हमला किया गया था ना, वो इसको भूलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही माफ़ी देने के लिए तैयार है। वो जो मैंने कह रहा हूँ फैमिली ज़राए, वो ये कह रहे थे भाई अगर इतना ही शौक है मसालत का इन लोगों को, मियाँ नवाज शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को, तो पहले घर में तो सुलह कर लेना, पहले हमजा शहबाज को तो मना लेना। उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि जनाब हमजा शहबाज जो है अपने अब्बा जी से भी नाराज़ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ से, और अपने ताया जी से भी नाराज़ हैं। और वो दोनों हुकूमतों से, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, दोनों से लातल्लक होकर बैठे हुए, किसी काम में कोई अमल दखल नहीं दे रहे वो। ये मैं सही वसूख के साथ बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें चल रही है ना कि जनाब वो इस हद तक मुसालत के लिए मरे जा रहे हैं कि इमरान खान से जेल में जाकर भी मुलाकात कर लेंगे, इसका कोई चांस नहीं है। और दूसरा जो जहाँ बातें हो रही हैं कि जनाब पाकिस्तान शायद इसराइल को तस्लीम करने वाला है, ये मैंने पहले दिन भी अर्ज़ किया था। बल्कि जब ये हमला किया था ईरान ने अमरीकी अड्डे पे कतर में, तो उस दिन जब पूरी दुनिया में ये शोर मचा हुआ था जनाब, जंग जो फैल रही है फैल रही है, तो मैंने कहा था नहीं, मेरी जो ज़राए से बात हुई है, जो हमारे अस्करी ज़राए हैं, तो उन्होंने ये कहा था, उस दिन मैंने व्लॉग भी किया था कि जनाब ये अब जंगबंदी होने लगी है इसराइल और ईरान के दरमियान। तो हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने कह भी दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब इसमें जंगबंदी में हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है, और इसके पीछे वर्दी भी है। आसिम मुनीर साहब का भी इसमें बड़ा किरदार है, जो वो मिलके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो वहाँ उन्होंने उनको ये कहा कि आप अमन के लिए काम करें। फिर अब अमन का जो नोबेल प्राइज़ है उसके लिए भी हमने उनको नामजद किया हुआ है। तो ये ऐसा मामला है। और फिर एक और बात जो उन्होंने की है, उन्होंने जब 2 बातें की है और लोग जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब गैबी इमदाद हमें जो है इस जंग में हासिल रही है। एक तो उन्होंने वो मिसाइल वाली बात की कि जनाब हमारा जो था मिसाइल फेंकने वाला जवान, तो कुछ स्पीड का कोई कहते हैं आगे पीछे होगी।
ये लोग कह रहे और फिर वो कहते हैं जनाब वो जाके हमें डर था कि जनाब कहीं शहरी आबादी पे न गिर जाए वो, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो जो आयल डिप्यून का सबसे बड़ा उसको हिट किया उसने जाके, और जो सबसे ज्यादा आग नजर आ रही है लगी हुई वो उसी मिसाइल की वजह से लगी हुई नजर आ रही है। तो इसमें लोग कह रहे देखें जनाब क्या बात है, उमाद जी की मिसालें दे रहे हैं जनाब, एक बाबा जी थे रावी के ऊपर खड़े हुए थे, 1965 की जंग में गोला आता था कैच कर लेते थे, पता नहीं कौन थे बाबा, इस तरह की बातें वो कहते उस तरह कहानियां, इस तरह कहानी है। ये जो वो टीम जो ये मिसाइल वाले मामले में जो मुतलका लोग हैं उनमें से एक साहब ने इससे पहले भी ये वाकया सुनाया है इसी तरह, उन्होंने ये डिपू शिपू की बात नहीं की। और फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जब ये न्यूयॉर्क में इन्होंने खिताब किया पाकिस्तान कम्युनिटी से, उन्होंने वहां भी इस वाक्य का जिक्र किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई उनके मिसाइल आए थे, पता नहीं 9, 10, 11 कितने थी, उन्हें तादाद मैं बोल रहा हूँ, तो वो जनाब एक एयरबेस की तरफ, तो हम घबरा गए जनाब ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारे वहाँ तैयारे खड़े हुए हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बेस के अंदर आए नहीं, बाहर ही गिर गुर गए। तो ये हकीकत है ये वाली बात। आप मुझे बता दें कोई एयरपोर्ट की बात छोड़े, वो जो उनकी है रहीम जिया खां वाली, बाकी जो एयर बेसेस हैं, किस एयर बेस को नुकसान हुआ है, कहाँ मिसाइल गिरे हैं, क्या ये अगर हम उनको रोक नहीं सके थे और फिर भी वो निशाने पे नहीं लगे तो फिर इसको गैबी इमदाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहरहाल ये तो बीच में एक आ गया। दूसरी जो बात मैं अर्ज कर रहा था फलस्तीन वाली, अब लोग ये कह रहे हैं हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें ये हमारे जो वजीर खारजा है वो बयान दे चुके हैं कि जनाब हम जो है 2 रियासती हल के सिवा कोई हल कबूल नहीं करेंगे, इसराइल और जो फिलिस्तीन वाला तनाज़ा चल रहा है। तो अब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कबाहत क्या है, मसला क्या है, ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं इनको क्या तकलीफ है। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि हम इसको मजहब से जोड़ देते हैं, बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल, ये जो 2 रियासती हल है इसमें बैतुल मुकद्दस जो है ये फलस्तीन के हिस्से में आना है और ये आज का मसला नहीं है। और अब जो सऊदी अरब है उसने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने कहा जनाब हम आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क्याम चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत मशरकी बैतुल मुकद्दस हो। ये बात यानी इसराइल को तो तस्लीम कर लेंगे ना फिर, अगर फलस्तीन को तस्लीम करते हैं। और हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है एक टीवी चैनल में बैठ के, उनका जनाब इसको जो ना अब्राहम अकार्ड की बात जो की जा रही है तो उसमें वो कहते हैं उस हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान को इसराइल के साथ तल्लुकात के हवाले से मुश्तरका फैसला करना चाहिए। जी सही बात है, ये अकेला मुल्क जो है ना पाकिस्तान ना सऊदी अरब, ये अकेला मुल्क दोनों ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये अकेले फैसला नहीं कर सकते। अब ये जो 2 रियासती हल है ये है क्या, ये भी तो देख लेना, 2 रियासतों वाला मामला क्या है। ये जब ये इलाका जो था ना दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसका कंट्रोल था बरतानिया के पास, यानी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत इलाका था फलस्तीन जो है। तो 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद ये मंजूर हुई बरतानिया के कहने पे, और ये फैसला किया गया कि ना वहाँ 2 रियासतें होंगी, एक इसराइल जिसको जो उसके ज़ेर तसल्लुत इलाका था बरतानिया का 56% उसको दे दिया गया इसराइल को, और 44% जो है वो कोई इस्लामी रियासत की बात नहीं वहाँ की गई, वो था कि जो फलस्तीनी अरब हैं उनकी रियासत वहाँ कायम की जाएगी 44% इलाके पे। लेकिन इसराइल जो है वो उसके पहले दिन से तुसी पसंदाना जायम थे, उसने जनाब अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी और उनका जो 44% इलाका था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और फिर 1967 में 1967 में ये जंग होती है अरब इसराइल जंग, तो इस दौरान फिर जो इसराइल जो है वो और इलाकों पे कब्जा कर लेता है। ये सूरत हाल रही है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद जो 1947 में आई थी 2 रियासतें होंगी वहां, उसमें अमल ही नहीं हुआ। अब हुआ क्या उस जंग के बाद, वैसे तो मेरे ख्याल 1973 में भी फिर एक जंग हुई जिसमें अरबों को किसी हद तक फतह हुई और फिर उन्होंने बहुत सारे इलाके वापस भी ले लिए थे अपने, और फिर नहर स्वेज वाला मामला भी हल हो गया था, फिर कैंप डेविड भी हुआ था वगैरह वगैरह। अच्छा, वो बहरहाल एक अलग मामला है। उसके बाद हुआ ये कि
1990 में ओस्लो में खुफिया मुज़ाकरात शुरू हुए। वो जो थी ना यासिर अराफात की सरबराही में काम कर रही थी PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन, उसके दरमियान और इसराइल हुकूमत के दरमियान ये खुफिया मुज़ाकरात हुए ओस्लो में, और उसको ओस्लो माहदे के नाम से ही जाना जाता है। तो उसमें ये दो रियासती हल वाली जो बात है ये वहाँ तय किया गया, लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और जो अपनी बस्तियां थी फ़लस्तीनी इलाके में बसाने की जो कर रहे थे इसराइली, तो उन्होंने जारी रखा हुआ था। इसलिए मामला जो किसी तरह बैठे नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या, उसके बाद जो है ना बाज़ाब्ता तौर पे एलानिया जो एक माहदा हुआ, उसको भी ओस्लो माहदा कहते हैं। ओस्लो माहदा इसलिए कहते हैं कि 1990 में खुफिया माहदा हो चुका हुआ था। वो होता है वाशिंगटन DC में, और वो जनाब 1993 में होता है वाशिंगटन में, और वो साइन करते हैं उस पर यासिर अराफात साहब और इज़हाक राबिन जो उनके वज़ीर आज़म थे इसराइल के, उनके दस्तखत होते हैं। क्लिंटन साहब बड़े खुश होते हैं इस माहदे पे, तो उस पर भी अमल नहीं होता। उसके बाद 1995 में ये एक और माहदा होता है मिस्र में, मिस्र के शहर ताबा में एक मरतबा फिर ये बैठते हैं जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले और इसराइली, जो फिर माहदा होता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। और इसराइल जो है ये अपनी जो तस्वीर पसंदी है वो जारी रखे हुए है। और फिर जनाब 2016 में ये UN ने एक और करारदाद मंजूर कर दी है, और जो यहूदी बस्तियां बसाई जा रही थी फ़लस्तीन में, तो उनको उसको मुस्तरद करती है UN, और वो कहती है कि जनाब ये इलाके जो है आज़ाद करें। तो ये अमेरिका ने इस करारदाद के हक में वोट दिया था। उस वक्त मेरे ख्याल नेतन्याहू वज़ीर आज़म थे, तो नेतन्याहू ने जनाब बड़ी चढ़ाई की इस पे, जनाब ये अमेरिका के खिलाफ हो, जैसे अब उसमें उसके मुंह में जो आता है कि इंतहा पसंद के तौर पे, तो उसी तरह उसने कुछ ऐसी बातें की थी। तो उस वक्त फिर जो जॉन कैरी थे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसने धमकी दी थी इसराइल को कि जनाब अगर आपने ये करारदाद ना मानी, बस्तियां बसाना जो है वो बंद ना किया, तो फिर जो दो रियासती हल है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़ाहिर इसराइल भी ये चाहता था जनाब दो रियासतें बन जाए, हम उनको तस्लीम कर लें, वो हमें तस्लीम कर लें, हम उनके साथ रहें, लेकिन साथ ही वो जो बस्तियां बसा रहे थे, यानी कि इससे पहले कि फ़लस्तीन की रियासत को दुनिया तस्लीम करे, पूरी इंतजाम तो दिया गया ना उनको, लेकिन एक मुकम्मल रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं किया जा रहा था। तो वो इससे पहले कि जनाब वो रियासत वाला मामला है, ऐसे मुल्कों का होता है, जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी कश्मीर वाले मामले पे 1948 में, तो जंगबंदी कमीशन आ रहा था, तो जनाब दोनों की ये कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो है फतह कर लें। इसी तरह यानी दो रियासती जो मामला है ये मुकम्मल तौर पर अगर तय होता है, तो उससे पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करने की फ़लस्तीन कोशिश कर रहा है। तो अब आप बताएं इसमें कि अगर पूरी दुनिया, सऊदी अरब भी कह रहा है, पूरी दुनिया इस दो रियासती हल के नतीजे के मुताबिक तस्लीम कर लेती है फ़लस्तीन की रियासत को, और अरब ममालिक तल्कात कायम कर लेते हैं इसराइल के साथ, तो एक अकेला पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने तो, जैसे हमारे वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने तो अपना मुफाद देखना, हम अपने मुफाद में फैसला करेंगे, और हमारा मुफाद जो है वो जो कहा है ना उनके वज़ीर ख़ारजा ने, भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरव्यू देते हुए कि जनाब हमें फ़ोन आया उसका नायब सदर का अमेरिका के, और उसने कहा कि जनाब अगर आपने ये बातें ना मानी ना उनकी पाकिस्तान की, तो फिर वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो फिर वो कहते हैं जनाब वही आगे जो नतीजा निकला जंगबंदी के नतीजे में, जंगबंदी हुई ना उसके नतीजे में, उसमें पाकिस्तान ने जो कश्मीर वाला इशू है इसके हल को एक शर्त के तौर पे रखा हुआ है। अगर कश्मीर वाला मामला जो है ये भी एक मरतबा फिर जो है आलमी ताकतें बीच में पड़ के हल करवाने की कोशिश कर रही है और हल हो जाता है, और उसके इवज हम दो रियासती हल, जिसको हम पहले से ही तस्लीम करके बैठे हुए हैं दो रियासती हल को, और वो दो रियासती हल अगर हो जाता है और हमारा इधर कश्मीर वाला मामला हल हो जाता है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि ना पाकिस्तान को दुनिया से तनहा रह के, दुनिया से कट के इसराइल की मुखालफत करते रहना चाहिए? ये आप बताइए। मेरा ख्याल है कि अगर पूरी दुनिया जो है
तस्लीम करे और जो इसराइल है वो अमन के लिए आमादा हो जाता है, दो रियासती हाल जो है इसको कबूल कर लेता है और बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत जो है वो मान लिया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ये भी दुनिया के साथ ही चलेगा। और अब आते हैं जनाब एक बड़ी जो खबर है, बड़ी खबर ये है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने जो 9 मई के मुकदमात हैं, लाहौर में 8 मुकदमात हैं उनके खिलाफ, जहाँ उस पर हमला समेत और मुख्तलिफ थाने नजर आतिश की, अस्करी टावर पे हमला किया। लाहौर में जितने भी 8 के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब जो हैं ये नामजद मुलज़िम है। इन्होंने जनाब जमानत के लिए इन मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहबाज अली रिजवी और मिस्टर जस्टिस तारक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच, जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगी हो तो उनको 2 जज सुनते हैं, उन्होंने जो इनकी दरख्वास्त थी जमानत की वो 24 जून को मुस्तरद करती थी और उसका तफसीली फैसला उन्होंने अब जारी किया। उनका तफसीली फैसला जो है वो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वो जो तफसीली फैसला है उसमें जो उन्होंने रीजनिंग दी है ना इनकी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने की, वो बड़ी अहम है। अगर जो रीजनिंग दी गई है, जो वजूहात दी गई हैं, इनकी बुनियाद पे इस्तगासा जो है वो ट्रायल कोर्ट में दलाइल देता है ना, तो इमरान खान को जो सज़ा है वो पक्की सज़ा नजर आ रही है। अब इसमें जो अहम चीज़ें हैं जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनको सरगना जो है वो तस्लीम कर लिया गया है, उसमें एक तो ये है कि जनाब इमरान खान के जो बयानात थे ना 9 मई से पहले वाले, उन तमाम जो बयानात की जो ऑडियो और वीडियो जो है रिकॉर्डिंग वो इस्तगासा के रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें ये बड़के मारते थे जब ये हो जाएगा, जो भी आपके लिए मुश्किल करते थे ना, फौज के खिलाफ भी न्यूट्रल जानवर होता है, और उससे लेके आखिरी वक्त तक जो इनके बयानात हैं वो सारे, और वो ये कहते हैं कि जनाब उसका जो ना स्क्रिप्ट जो है वो भी मौजूद है, और स्क्रिप्ट उसका तैयार किया है जनाब डिप्टी डायरेक्टर हैं कैमरा के उन्होंने, यानी ये सरकारी रिकॉर्ड आ जिहदे हेरा फेरी के चांसेस नहीं, फ्रांसिक हो चुका होया उन्होंने तमाम बयानात दा एक गल, और उन्होंने बयानात की बुनियाद पे जज साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की और मुजरमाना साजिश तैयार की इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कर गए हुए थे सारा कुछ, तो वो कहते हैं कि उसका नतीजा था कि 9 मई वाला वाकया हुआ और फिर उसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ, जाने गई और इमलाक को नुकसान पहुंचा, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो साजिश थी ना खान साहब की, साजिश मुजरमाना, वो रियासती अदारों और हुकूमत को दबाव में लाने के लिए मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया उस साजिश के जरिए, उस साजिश का मकसद ये था, वो ये कह रहे हैं। और फिर कहते हैं जनाब फिर वो जानो माल का नुकसान हो तो उन्होंने फिर एक मरतबा कह दिया जना हो उसका जनो वसी पैमाने पे जो कोर कमांडर हाउस है उसको नुकसान पहुंचा। और फिर जनाब उन्होंने एक और बड़ा मशहूर है ना जनाब, चक्री में जनाब क्या हुआ, चक्री में क्या हुआ, चक्री में साजिश तैयार की गई। ये जो चक्री वाला वाक्य है ना, ये भी बयान जो है ये रिकॉर्ड पे आ गया हुआ है। और फिर ये कहते हैं जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसका जवाब भी इसमें मौजूद है। ये जनाब इंस्पेक्टर हैं इस्मत कमाल और ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे रावलपिंडी में, तो ये कहते हैं ये आंखों देखा हाल ये बयान करते हैं। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये कैसे नहीं है, ये से पता चलता है। वो कहते हैं जनाब ये जो खान साहब थे जो चक्री का रेस्ट एरिया है वहाँ जनाब इन्होंने मुलाकात की कुछ लोगों के साथ, और वो जो लोग थे उनके नाम भी दिए हुए उन्होंने, उनमें जनाब सदाकत अब्बासी भी थे, उमर तनवीर भट्ट भी था, राजा बशार भी था, वासिफ क़यूम, कर्नल अजमल साबर, शिबली फराज और जमशेद चीमा, शेख राशिद शफीक, उनका जो भतीजा भांजा है शेख रशीद का वो था, एजाज खान जाजी, और फिर जनाब राशिद हफीज़, तैमूर मसूद, कर्नल शबीर, मेजर अल्ताफ़, ये रिटायर्ड हैं, मेजर अल्ताफ़ सती, ये जितने भी कर्नल और मेजर हैं ये रिटायर्ड हैं, और जवेद कौसर, चौधरी साजिद महमूद और दीगर जो मुकामी क़यादत वो थी, वो कहते हैं जनाब मैं भी वहाँ चला गया, वर्दी के बगैर ही जाना था सारा बेच बतला के।
तो वो कहा जनाब, वहां जाकर उन्होंने कहा जनाब 6 तारीख को आपने 6 मई को जनाब वो जुलूस निकालना है, GHQ वाला रास्ता फलां फलां रास्ता बंद कर देना है, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो फिर आपने करने हैं हमले। ये बयान है। और वो कहते हैं जनाब हमले करने हैं और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना है, खवातीन आगे आगे रहे। 9 मई को खवातीन आगे आगे थे या मर्द आगे आगे थे? ये प्लान है। ये बंदे ने ये जो बयान दिया है ना, ये तफ्तीशी को दिया, लेकिन इसके एक और सबूत मौजूद है। ये 2 घंटे मुलाकात रही और उसके बाद ये जो साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज की, इसका पूरा अहवाल लिखा और 45 मिनट के अंदर अंदर, ये 12:30 बजे से 2 बजे तक ये मीटिंग जो है ना ये जारी रहती है वहां पे। और वो इसके 45 मिनट बाद 2:45 पे जाके अपने थाने में रिपोर्ट लिखते हैं इसकी, और हकाम बाला को आगाह करते हैं कि जनाब ये प्लानिंग की है उन्होंने 6 मई की, और ये प्लानिंग की है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये कार्रवाई डाल दी है इन्होंने। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्ट जो है ये रिकॉर्ड में मौजूद है, अदालत कहती है। उसके बाद वो कहते हैं इसी तरह की जो प्लानिंग है ना इन्होंने लाहौर में की, और उसके भी 2 गवाह हैं, एक ASI हसन है, हसन अफजल, और दूसरे जो हैं वो हैं खालिद हेड कांस्टेबल। वो उनके पास भी इसका पूरा रिकॉर्ड जो है ये मौजूद है। उन्होंने भी बर वक्त अंदराज करवा दिया जाके। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो दीगर शरीक मुल्जमान है ना, जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 जो मुल्जम हैं, बल्कि मुजरम थे अब मुल्जम हो गए, उनको छोड़ दिए, 10-10 साल सजा हुई थी, तो वो कहते हैं कि जो दीगर शरीक मुल्जम वो बरी कर दिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वजह उसकी कि उनके ऊपर जो किरदार उनका बनाया गया था, जनाब थाने के ऊपर हमलावर हो गए, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, और हमले के कोई जनाब वो है ही नहीं। वो कहते बंदा कोई नहीं जख्मी, हमला कैसे कर दिया। मोटरसाइकिल कहते हैं जनाब इन्होंने जला दिए, कौन कौन से मोटरसाइकिल जलाए उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, फुटेज में जनाब उनका किरदार नजर नहीं आता, तो बरी होने थे ना वो। लेकिन इससे अदालत ने ये डिक्लेयर किया है कि जनाब वो जो है ना, वो जो शरीक मुल्जमान है 9 मई के मुकदमात के, उनसे इमरान खान का किरदार जो है ये मुख्तलिफ है। वो जो कहते हैं कि लीडर होने के बायस ये लीडर है, प्लानिंग इसकी थी। वो कहते हैं ना 2 तरह का ललकारा होता है जनाब, इमा पे कहते हैं ना, इमा पे एक होती है इमा जनाब साजिश तैयार की और कह दिया जनाब ये वारदात, और दूसरा उसकी निगरानी करना, जो बना के दिया है मनसूबा उसकी निगरानी भी करता है बंदा। वो 2 तरह का, एक होता है कमांडिंग ललकारा, यानी अगर जनाब वो लड़ाई होगी, जनाब एक बंदा गया उनका फाड़ लो जावे ना, ये लिखा होता है ना FIR में, उसकी नोयत देखती है अदालत कि ये बस ऐसे ही था कि फाड़ लो जावे ना, या फिर कमांड कर रहा था वो बंदा, लीड कर रहा था। इन्होंने कहा ये लीडर है इमरान खान, अपनी जजमेंट में लिखा है। अदालत ने कहा ना हमने रिकॉर्ड देखा है, जो पुलिस वाले हैं ना उन्होंने जो साजिश देखी होती हुई, तो उन्होंने अपना बयान जो है वो तखीर से वो दर्ज नहीं किया या करवाया। वो मैंने कहा ना 45 मिनट के अंदर अंदर बंदे ने जाके वो पूरी रिपोर्ट लिख दी, इंस्पेक्टर अस्मत कमाल ने। तो फिर आगे जाकर वो कहते हैं जनाब, ये कहते हैं कि जनाब उसको जनाब गिरफ्तार नहीं किया गया 14 माह तक। जज साहब कहते हैं हमने ये रिकॉर्ड भी देखा है। वो 9 जुलाई 2024 तक तो अबूरी जमानत में था। अच्छा, एक और बात जो कहते हैं जनाब, 9 मई को जब ये गिरफ्तार किया गया है अलकादर ट्रस्ट केस में, तो इमरान खान को बेगना गिरफ्तार किया। जब बेगना गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग तो मुश्किल होंगे ना, इसका भी जिक्र किया है जजमेंट में डिवीजन बेंच ने। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो 9 मई वाली बात है अलकादर ट्रस्ट वाली, वो कहते हैं कि वकील ने डिनाई भी नहीं किया इस बात को, तो उसमें जो कहते हैं ना दूध का धुला तो था नहीं इमरान खान, बेगना तो पकड़ा नहीं था। वो कहते हैं कि जब 9 वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस, उसमें तो ये मुजरिम साबित हो गया हुआ है, सजा होगी है इसको, इसकी अहलिया को भी सजा होगी है। तो उन्होंने तमाम रिकॉर्ड वगैरह देख के उन्होंने ये जो इन्होंने जराइम किए हैं ना, वो सारे जो हैं ये नाकाबिले जमानत मामला हैं। और ये जो ना सेक्शन 497 जो कहता है जनाब बेल शेल ले ले इनकी, उनके बेल दे काबिल ही नहीं है। अब अगर इस मामले को इस सगासा इसी अंदाज में केस लड़ता है, जो निकात जो हैं इस अदालत ने सेटल कर दिए हैं इस केस में, उन्हीं की बुनियाद पर ट्रायल लड़ता है, और यही सबूत उनके सामने रखता है जिन्हें इस अदालत ने तस्लीम किया है
और खान साहब को सरगना डिक्लेयर किया है इस तमाम वारदात का, तो फिर इमरान खान कैसे बच सकेंगे? हाँ, एक मैं कानूनी नुक्ता बता दूं कि जो बेल में जजमेंट होती है, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो ट्रायल पे उसका असर नहीं होता, ट्रायल कोर्ट ने उनको नहीं देखना होता। हाँ, लेकिन जो एक खतूत इस्तवार हो गए हैं प्रोसिक्यूशन के इस जजमेंट की वजह से, अगर उन्हीं पे चलता है इस्तगासा, तो खान साहब सजा से बचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। और चलो दो चीजें रह गई हैं, वो कल उस पर बात करूंगा। एक तो यार चलो मुख्तसर सी मैं बात कर लेता हूँ। एक तो ये जनाब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उसने 26 जनाब बंदों के जो है ना अरकान के खिलाफ नहली का रेफरेंस फाइल किया और जाके मिले भी है जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो वो जनाब कहा जनाब रेफरेंस तो मैंने भेज दिया, तो कुछ कानूनी का डिस्कस करने थे। अब देखने वाली बात ये किस कानून के तहत वो नहल करवाना चाहते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि असम्बली के अंदर कोई बंदा खपचप डालता है, नारे लगाता है, रोला शोला डालता है। वो कहते हैं तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ किया जनाब, आप सर्जेंट एट आर्म्स को बुलाते, उनको पकड़ के बाहर निकाल देते। ये तो आपकी कमजोरी है, आपके पास ये इख्तियार है कि जनाब आप उनको मुअत्तल कर सकते हैं, और मुअत्तल आपने 15 इजलासों के लिए कर दिया उनको। यानी वो 15 इजलास का मतलब ये कि 15 इजलास आज इजलास नहीं, ऐसे नहीं, 15 सेशन, यानी वो साल 1.5 साल के लिए वो असम्बली के अंदर आ ही नहीं सकेंगे। टीएडीए उनका मर गया, तनख्वाहें मिलती रहेंगी जो मिलती हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये नाहली का केस बनता है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन नाहल भी कर देता है, तो मेरे ख्याल इनको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए काम के बाद में वो खिफ्त उठाना पड़े। और दूसरा ये कल करना चाहिए, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है जस्टिस सरफराज डोगर वाले मामले पे कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब उनका वो हो रहा था ना जुडिशल कमीशन का इजलास, तो उससे एक दिन पहले खत लिखा था, आया बाद में ये उसने मंजर यहाँ पे बाद में यह खत पहले लिख दिया था उन्होंने कि जनाब ये जो मामला है इसको इल्तवा में रखा जाए। उन्होंने दो चीजें, एक तो ये जनाब उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी, उसका इंतजार कर लिया, जो मैंने कहा था ये कहेंगे ये और मुनीब अख्तर साहब, और ऐसा ही हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब जो सीनियरिटी का तयन किया है ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में सदर मुमलिकत ने इनका और सब सीनियर तरीन डिक्लेयर कर दिया सरफराज डोगर साहब को, तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में जो आर्टिकल 200 है ना इनका, उसके तहत सदर को मुशावरत करनी चाहिए थी चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस के साथ कैसे मुशावरत करनी थी? वो मुशावरत तो हो चुकी हुई है। ये मुशावरत करनी होती है जो वो मुतलका जज से जिसको ट्रांसफर किया जा रहा होता है, और जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा होता है उसके चीफ जस्टिस से, और जिस हाई कोर्ट में जाना होता है उसके चीफ जस्टिस से, और फिर सदर मुमलिकत से, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत होती है ट्रांसफर करते वक्त। ये जो इशू है ये तो हल कर दिया उसने, जो बेंच था जिन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने कहा जनाब ये बाकी सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ ये देखें कि आपने ये इनको जो ट्रांसफर किया है ये बताएं हमें कि जनाब ये नोटिफिकेशन करें कि इनको मुस्तकिल किया है या आर्जी तौर पर। सदर ने कहा जनाब मुस्तकिल किया, उसके लिए मुशावरत किया, जरूरत मुशावरत पहले हो चुकी। और दूसरा उन्होंने ये कहा था जनाब आप इनका रिकॉर्ड देख के सीनियरिटी के तयन कर दें। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जनाब 200 के तहत वाला दोबारा प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए। ये खत इसीलिए जो खाता है ये नजरअंदाज हो गया, नजरअंदाज किया गया जुडिशल कमीशन के इजलास में, और जो तकर्रर था सरफराज डोगर साहब का मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तौर पे वो कर दिए गए। जैसे ये खत है ना, इसी तरह का जो उन्होंने रेफरेंस भेजे हैं हमारे स्पीकर ने, ये खत जो है, अच्छा एक नुक्ता जो स्पीकर ने यार जो रेफरेंस नहीं भेजी, जैसे ये खत है उसी तरह का वो रेफरेंस है। हाँ, इस खत से एक फायदा हो जाएगा कि वो नए सिरे से चैलेंज कर सकेंगे। वो जो है ना 5 जजेस जिन्होंने चैलेंज किया था पहले, अब इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं, वो फिर चैलेंज करेंगे सीनियरिटी वाले इशू को कि जनाब ये 200 के तहत आर्टिकल 200 के तहत दोबारा जो है मुशावरत करनी चाहिए थी सदर को। तो किससे मुशावरत करनी चाहिए थी? फिर सबसे ही करते थे दोबारा। ये कह रहे नहीं चीफ जस्टिस से दोबारा मुशावरत होनी चाहिए थी। तो फिर एक नया उन्होंने एक पॉइंट दे दिया उनको कि जनाब आप इस पॉइंट पे अब इसको चैलेंज करें। और मेरा ख्याल है वो इंट्रा कोर्ट अपील तो है ही उनकी, ये नए सिरे से भी जो नोटिफिकेशन है सदर की तरफ जारी किया गया उसको चैलेंज करेंगे। ये थे जनाब आज की खबरें और उसके तजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।